प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा आर्द्र भूमियों के बारे में या फिर वेटलैंड्स के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली मैं डिस्कस करने वाला हूं कि वेटलैंड्स जो हैं वो होते क्या हैं और वेटलैंड्स का इम्पोर्टेंस क्या क्या है, क्यों इतना वेटलैंड्स पे फोकस किया जा रहा है और उसके साथ साथ कौन से रीजन्स ऐसे रीजन्स हैं जो वेटलैंड्स की श्रेणी में आ सकते हैं। तो मित्रों, मेरा जो प्लान है वो ये है कि वेटलैंड्स पर मैं 3 वीडियोस बनाऊंगा और आपको वेटलैंड्स पर उन तीनों वीडियोस में लगभग सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। और अगर आप वो 3 वीडियोस लगातार देख लेते हैं तो मुझे लगता है वेटलैंड्स पर आपको मोर देन सफिशिएंट मैटर मिल जाएगा। तो इसलिए आप जरूर जो है वो तीनों वीडियोस को देखिएगा जो मैं लगातार बनाऊंगा। और उसके साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, बात करें जब वेटलैंड्स की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेटलैंड एक्चुअली एक ऐसा इकोसिस्टम होता है, एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र होता है या एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि साल भर या फिर साल के ज्यादातर महीने फ्लडेड होता है वाटर के द्वारा, मतलब पानी से भरा हुआ होता है। आप नीचे की इमेज देख सकते हैं, ये एक वेटलैंड रीजन है या आर्द्र भूमि क्षेत्र है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है जिसमें बहुत सारे पक्षी जो है वो कहीं ना कहीं अपने लिए खाने की तलाश कर रहे हैं। तो अगर ऐसे इसी तरीके से कोई क्षेत्र जो कि साल भर पानी से भरा रहता है या फिर साल के ज्यादातर महीने उसमें पानी भरा रहता है तो उसको वेटलैंड कहा जाता है या आर्द्रभूमि कहा जाता है। तो मित्रों, जैसे मैंने कहा कि परमानेंटली या सीजनली इसमें वाटर होना चाहिए। सीजनली का मतलब ज्यादातर महीनों तक। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि या तो वो पूरे साल भर होगा या फिर थोड़ा सा जो है वो 4 6 10 महीनों के लिए पानी भरा हुआ होगा तो वो वेटलैंड होगा। अब जनरली ये बोला जाता है कि जो वेटलैंड रीजन होना चाहिए वो बहुत ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। ज्यादातर केस में ये देखा गया है कि वेटलैंड रीजन्स की जो डेप्थ होती है वो 6 मीटर के आसपास होती है, मतलब लगभग मैक्सिमम 6 मीटर तक गहराई होती है जहां तक पानी रहता है। और इन्हीं को मित्रों रामसर रीजन भी कहा जाता है। मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा कि इनको रामसर रीजन क्यों कहा जाता है और रामसर साइट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं इंटरनेशनल नेशनल डिस्कोर्स में। तो मित्रों, अब आप देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड्स के प्रकार कौन कौन से हैं। वेटलैंड्स बेसिकली 3 प्रकार के हो सकते हैं, मार्सेस, स्वैम्स और बोग्स। मित्रों, जो दलदल या कीचड़ टाइप की भूमियां होती हैं उन्हीं को ही वेटलैंड्स कहा जाता है। तो मार्सेस मतलब कीचड़, स्वयं मतलब दलदल और बोग का मतलब भी यही दलदल ही एक तरीके से होता है। ये सारे जो है वो वेटलैंड के टाइप्स हैं। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ इमेजेस जिससे आप समझ सकते हैं कि वेटलैंड्स किस तरीके से दिखते हैं या दिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेटलैंड्स, ये सारे के सारे अलग अलग वेटलैंड्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये जानवर है जो वेटलैंड में घूम रहा है, जल क्रीड़ा कर रहा है। ये कछुआ है यहाँ पर, और ये कुछ क्रेन हैं जो पानी के अंदर हैं। तो इस तरीके से दिखने में लगभग जो क्षेत्र होते हैं वो वेटलैंड्स की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, अब आपको अपने घर गांव के आसपास के कुछ क्षेत्र ऐसे नजर आ रहे होंगे जिनको आप इस कैटेगरी में रखेंगे, वेटलैंड की कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ पर भी आप वेटलैंड की इमेजेस देख सकते हैं कि किस प्रकार जल भरा हुआ है और इसमें बहुत सारे पशु पक्षी घूम रहे हैं। और इस जब जल भरा रहता है तो बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह भी इसमें ब्रीड करते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स खूब सारे इसमें पाए जाते हैं। तो इन रीजन्स की बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो हमेशा ही बहुत ही हाई होती है। इसको देख करके आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी वाले जो ये क्षेत्र हैं, जो ये वेटलैंड्स हैं, वो कैसे होते हैं। प्यारे दोस्तों, ये इमेजेस भी वेटलैंड्स की इमेजेस हैं और आप देख सकते हैं कि इनमें कई सारे एनिमल्स और उसके साथ साथ कई सारी बर्ड्स वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले रही हैं। वाटर स्पोर्ट्स तो मैंने ऐसे ही हंसी मजाक में लिख दिया, लेकिन इसमें अक्सर जल क्रीड़ा करते हुए ऐसे देखा जा सकता है।
बहुत सारे जानवरों और पक्षियों को। तो दोस्तों खाली जल क्रीड़ा ही नहीं, अपने शिकार को भी पकड़ने के लिए वो जनरली आते हैं इन सारे रीजन्स में। एम्फीबियंस बहुत सारे मिलते हैं इन सारे वेटलैंड रीजन्स में। दोस्तों आप यहाँ पर देखिए इन मगर भाई साहब को, ये तो पानी में एकदम लेट करके सो ही गए हैं, इनको मजा आ रहा है, ठंडियों में भी मजा ले रहे हैं ये पानी का। खैर ये तो हो गई मजाक की बात। अब आइए आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों अब यहाँ पर आप देख करके समझ सकते हैं कि कौन कौन से रीजन्स ऐसे हैं जो वेटलैंड या आर्द्रभूमि की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों जो भी मैंग्रोव रीजन्स होते हैं, मैंग्रोव क्षेत्र होते हैं जहाँ पर गरान वनस्पतियां मिलती हैं, वो वेटलैंड्स होते हैं। जितने भी तटीय क्षेत्र होते हैं, चाहे वो समुद्र का तट हो, नदी का तट हो, झील का तट हो या किसी तालाब का तट हो, वो भी लगभग वेटलैंड एरिया में आते हैं। जितने भी एस्चुरीज हैं, ज्वार नद मुख जिनको हिंदी में बोलते हैं, या जितने भी डेल्टा क्षेत्र हैं, डेल्टा रीजन्स, वो सारे भी इन्हीं की कैटेगरी में आते हैं। जहां पर भी कोरल रीफ्स हैं, मूंगे की चट्टाने हैं, मूंगे की चट्टाने ज्यादातर तटीय क्षेत्रों में मिलती हैं, तो वो भी वेटलैंड्स का पार्ट हो सकती हैं। जितने भी कीचड़ वाले रीजन हैं, मार्सी रीजन, जहां जहां पर भी ज्यादातर समय के लिए साल में कीचड़ भरा रहता है, वो वेटलैंड्स की कैटेगरी में आते हैं। स्वाम्स हो गए, बोग हो गए, और भारत के जो तराई क्षेत्र हैं, तराई क्षेत्र का मतलब जब पहाड़ों से जहां पर नीचे नदियां उतरती हैं मैदान में, तो जब वो मैदान में पहुंचती हैं उस क्षेत्र को तराई कहा जाता है। तो बहुत तेजी से पानी नीचे आकर के यहाँ पर गिरता है इन क्षेत्रों में, और यहाँ पर कीचड़ युक्त भूमियां बनती हैं, और इस तरीके से तराई रीजन भी वेटलैंड रीजन की कैटेगरी में आते हैं। इंडिया में याद रखिएगा मेरे भाई, फॉरेस्टेड वेटलैंड्स मिलते हैं कहाँ पर, जहां पर गंगा नीचे उतरती है शिवालिक हिमालय से। उसी तरीके से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि वेटलैंड्स का ज्यादातर डेवलपमेंट वहां होगा जहां पर हाई रेनफॉल होगा, या वहां पर रिवर्स से पानी बहुत आए, या हाई रेनफॉल रीजन हो, वहां पर वेटलैंड्स का फॉर्मेशन सबसे ज्यादा होगा। तो दोस्तों हमने ये तो देख लिया कि इम्पोर्टेंस क्या है वेटलैंड्स का। सॉरी, इसके पहले हमने ये देखा कि वेटलैंड्स जो हैं वो कौन कौन से रीजन्स आते हैं वेटलैंड्स की कैटेगरी में। अभी हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है इन सारी वेटलैंड्स का, क्यों इन पे इतना फोकस किया जा रहा है, इनको बचाने के लिए क्यों इतने प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका सबसे पहला इम्पोर्टेंस ये है कि फूड चेन को संरक्षित करते हैं, जो खाद्य चक्र है उसको बचाते हैं। खाद्य चक्र का मतलब यही है ना, जैसे अब यहाँ पर आप समझिए कोई इंसेक्ट हो, उसको कोई बर्ड खा रहा है, और उस बड़ी बर्ड, छोटी बर्ड को कोई बड़ी बर्ड खा रही है, उस बड़ी बर्ड को कोई एनिमल खा रहा है, तो यही फूड चेन होता है। तो यहाँ की फूड चेन जो होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, और ये फूड चेन को प्रिजर्व करता है। दूसरा, हैबिटाट फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। एकदम सही बात है, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों, पक्षियों और उसके साथ साथ जानवरों के लिए ये प्राकृतिक आवास प्रोवाइड करवाता है। तो अगर आप मेरे पिछले वीडियो से कोरिलेट करेंगे तो ये इन सीटू फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन होता है। इन सीटू का मतलब स्वस्थाने, जिस जगह पर ओरिजिनली होना चाहिए यहाँ के एनिमल्स वहीं पर होते हैं। तो वेटलैंड्स कंजर्वेशन एक तरीके का इन सीटू टाइप का कंजर्वेशन है, या इन सीटू टाइप का स्वस्थाने टाइप का संरक्षण है। दोस्तों फिर ये रिजनरेशन करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, जो भी पौष्टिक चीजें होती हैं, पौष्टिक आहार, न्यूट्रिएंट्स, उनको रिक्रिएट करते हैं, रिजनरेट करते हैं, मतलब कि उनको दोबारा से अवेलेबल करवाते हैं इकोसिस्टम में। फिर ये बहुत सारे हेजार्डस एलिमेंट्स को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे जहरीले पदार्थों को ये सोख लेते हैं, और बहुत बार ये बहुत सारे मतलब रिवर्स को या बहुत एनिमल्स एनिमल्स को बचाते हैं, जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं उनके दुष्प्रभाव से। दोस्तों फिर ये कई बार सॉइल के जो इरोजन होता है, मिट्टी का सॉइल इरोजन या मृदा का क्षरण जो होता है, उससे रक्षा करते हैं, किसकी, टॉप लेयर की। जैसे घासें यहाँ पर हो गई बहुत सारी, और रिवर आप देखेंगे डेल्टा और मैंग्रोव भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो अगर रिवर ओशन में ड्रेन होने से पहले, रिवर के ड्रेन होने से पहले यहाँ पर वेटलैंड डेवलप हो गए, तो घासें वगैरह डेवलप हो जाती हैं, और हाई रेट ऑफ इरोजन को वो
प्रिवेंट कर देती हैं, तो ज्यादा वहां पर क्षरण नहीं हो पाता है मिट्टी का। फिर दोस्तों उसके साथ साथ ये अंडरग्राउंड वाटर टेबल को भी मेंटेन करते हैं, मतलब कि भूजल के स्तर को भी मेंटेन रखने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जहां पर ये होते हैं वहां पानी रुकता है और धीरे धीरे वाटर रिचार्ज वहां पर ज्यादा होता है। तो दोस्तों इन सब कारणों से वेटलैंड्स बहुत ही जरूरी हैं और इन पे फोकस किया जा रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि ये जो वेटलैंड्स हैं वो कैसे उनको रामसर रीजन कहा जाता है, रामसर कन्वेंशन क्या है, और फिर डिस्कस करेंगे वर्ल्ड और इंडिया की महत्वपूर्ण वेटलैंड साइट्स के बारे में। और इस प्रकार आपको वेटलैंड्स में पूरा पूरा कंटेंट दूंगा। तो मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए मित्रों, बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, नया साल आने वाला है, ज्यादा पार्टी मत करिएगा क्योंकि ओमिक्रॉन का कहर बढ़ने वाला है, ऐसा लग रहा है। केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो ठीक है, बी सेफ और अच्छे से न्यू ईयर मनाइए, लेकिन सुरक्षा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।